हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कल आप लोगों ने जो मेरे साथ तपस्या नोट्स के अंतर्गत एनवायरनमेंट की पहली क्लास की थी, बहुत ही अच्छी लगी होगी, काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और इसी तरीके से इसी तपस्या नोट्स के अंतर्गत जो एंशियंट हमने कंप्लीट की है, वर्ल्ड ज्योग्राफी हमने कंप्लीट की है, उसे ज़रूर देख लेना आप लोग, क्योंकि ये तपस्या नोट्स के अंतर्गत जो आप नोट्स को कवर कर रहे हो, ये आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए यूज़फुल है। ये पूरी तरीके से हैंड रिटन नोट्स हैं, जो कि हमारी टीम और स्पेशली मैंने खुद इसको तैयार किया है। साथ ही साथ ये स्टैंडर्ड बुक्स, एनसीईआरटी और कुछ टॉपर्स के नोट्स को इंक्लूड करते हुए, जिसे कह सकते हो कि हर एक चैप्टर्स के क्रीमी पार्ट जो होता है ना, क्रक्स होता है, समरी होती है, वो पूरी चीज़ हमने इसमें रखी है। जिसमें कल हम लोगों ने एनवायरनमेंट के पहले लेक्चर में एनवायरनमेंट को पढ़ा था, साथ ही साथ कल्चरल एनवायरनमेंट को पढ़ा, फिर उसके बाद हमने इकोलॉजी को पढ़ा, उससे बनने वाली जो अंतःक्रिया होती जैविक और अजैविक घटक से इकोसिस्टम पढ़ा, ओडम महोदय का इकोसिस्टम पढ़ा। फिर इसमें तमाम चीज़ों को पढ़ते हुए हमने आज की क्लास पे जो शुरू करना था, जियो बायोमैग्निकल, जो होता है कि भू जैव रासायनिक चक्र के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो मैं हूँ शरद यादव। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ वीडियो के नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हमारा जो टॉपिक है जियो बायोकेमिकल साइकिल, अर्थात इसका मतलब क्या होता है कि भू जैव रासायनिक चक्र, अर्थात जो भी आपके जो रसायन होते हैं उनका किस तरीके से साइकिलिंग चलती रहती है। जैसे आपकी बॉडी में गया, प्लांट में गया, जीवों में गया, मृदा में गया, अब घटक में गया, फिर ये पूरी एक साइकिल चलती रहती है। इसी के बारे में आज हम स्टडी करेंगे और धीरे धीरे आप देखोगे कि अब हम लोग सिलेबस के ओरिएंटेड, एग्जाम के ओरिएंटेड टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बिगिनर होंगे, जो पहली बार स्टडी कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने ऑलरेडी एनवायरनमेंट को पढ़ा हुआ है। ये दोनों ही बच्चों को ध्यान में रखते हुए, दोनों ही एस्पिरेंट को ध्यान में रखते हुए बेसिक फाउंडेशन तैयार की जाती है, जिसमें पहले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक चीज़ें आपसे डिस्कस की थी और धीरे धीरे अब हम सिलेबस की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि आज के लेक्चर से ही शुरू हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें कि भूजैव रासायनिक चक्र के अंतर्गत दो प्रकार के चक्र आते हैं। एक होता है आपका बायो एक्यूमुलेशन, जिसको हम लोग कहते हैं जैव संचयन, और दूसरा होता है जियो बायो मैग्निफिकेशन, अर्थात भूजैव आवर्धन। कैसे होता है इसको समझेंगे। और साथ ही साथ जब आप ये समझो कि जब भूजैव रासायनिक चक्र के अंतर्गत जब किसी भी प्रकार से प्रदूषण एंट्री कर जाते हैं, प्रदूषण पॉल्यूशन जब एंट्री कर जाता है, जो कि पॉल्यूशन कैसा होता है, एक अजैव विघटनकारी होता है, अर्थात कि एक तो जल में अघुलनशील होता है, जल में भी घुलता नहीं है, साथ ही साथ नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। कहीं ना कहीं वो हमारे बॉडी के अंतर्गत, कहीं ना कहीं वो हमारे जियो बायोकेमिकल साइकिल में घूमता रहता है और पॉल्यूशन की मात्रा को और बढ़ाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर मान लो हमने किसी फसल के अंतर्गत कुछ ऐसा भोजन ग्रहण किया जिससे हमारी बॉडी में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो हमारी बॉडी में पॉल्यूशन बढ़ने के साथ साथ हमारी बीमारियां भी बढ़ती रहेंगी। और जब हम डेथ होगी जब हमारी व्यक्तियों की, तो जब वो व्यक्ति मरेगा तो उसमें जो बीमारी के जो संक्रमक कारक होते हैं वो जब मुक्त हवा में निकलते तो और बीमारी फैलाएंगे। इट मीन्स कि एक बार फसलों में प्रदूषण पहुंचने से ह्यूमन बॉडीज़ में, फिर मिट्टी में, उर्वरक में, हवाओं में, हर तरीके से वो पॉल्यूशन बढ़ता जाता है। इसका मतलब हो गया। और जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था कि जो इकोसिस्टम होता है उसका संगठन, संरचना, उसकी क्रियाशीलता, जो कार्य करने की क्षमता होती है, ये सभी नेचुरली तरीके से बहुत बेहतर चल रही होती है। परंतु किसी वजह से जब ये पॉल्यूशन इस पूरे साइकिल में एंट्री कर जाता है, जो कि एक जल में अघुलनशील है, ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल भी नहीं होता है, और इसकी वजह से क्रियाशीलता पर हमारे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। किसकी क्रियाशीलता की हम बात कर रहे हैं? कल की क्लास अगर आपने की होगी मेरी, तो इकोसिस्टम की हमने क्रियाशीलता की बात की थी। वही इकोसिस्टम जिसकी संगठन और संरचना तो लगभग सभी की सेम होती है, कि जैविक और अजैविक घटकों पे आधारित होती है, अंतरक्रिया पे, परंतु उनकी क्रियाशीलता डिपेंड करती है कि वो किस लोकेशन पर है, किस अक्षांश पे है। अगर वो मरुस्थली है, शंकुधारी है, टुंड्रा है, तो हो सकता है कि शायद वहाँ पे कम देखने को मिलेगी क्रियाशीलता। परंतु अगर वही मानसूनी जोन में है, भूमध्य रेखा के आसपास है, विषुवत रेखा के आसपास है, तो उनकी क्रियाशीलता ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इन पे प्रदूषण के एंट्री करते ही क्रियाशीलता में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और पूरा का पूरा तंत्र असंतुलित हो जाता है, जिससे पर्यावरण का निम्नीकरण होता है और फाइनली जैव विविधता का ह्रास होने लगता है। यानी बायोडाइवर्सिटी हमारी क्या होती है, डिक्लाइन फॉर्म में चली जाती है, डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। अब इसको जरा डिटेल से हम लोग एक एक लाइन को पढ़ेंगे और इसको समझेंगे भी। तो फाइनली आप देखोगे कि जैव विविधता में क्या होता है, ह्रास होने लगता है, यानी कि कमी आने लगती है।
और इसी को अगर हम डिटेल से समझने का प्रयास करें कि जितने भी प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं उसमें उत्पादक होते हैं अर्थात वनस्पतियां होती हैं। उपभोक्ता में कौन होता है? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता जो कि शाकाहारी भी हो सकता है, मांसाहारी भी हो सकता है, सर्वाहारी भी हो सकता है, और अपघटक जो कि डिकम्पोजर होते हैं, जो इन तीनों से यानी उत्पादक से, उपभोक्ता से, सर्वाहारी से जो कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करके क्या करते हैं, उसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं यानी उसका विघटन करते हैं। ये सभी अंतर संबंधित होते हैं और बाह्य वातावरण से अंतर क्रिया करते हैं, जिसकी वजह से पारिस्थितिकी तंत्र की क्रियाशीलता में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, यानी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र सामान्यतः वनस्पति सौर ऊर्जा के जिस अनुपात को बायोमास में चेंज करती है, इसी को हम पारिस्थितिकी तंत्र की क्रियाशीलता के रूप में जानते हैं। सिंपल भाषा में कहें कि आपको जो भोजन प्राप्त होता है वो प्राकृतिक वनस्पतियों से प्राप्त होता है, हरे पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, और हरे पेड़ पौधे कितनी मात्रा में आपका भोजन तैयार कर रहे हैं ये डिपेंड करेगा सोलर एनर्जी पे। अगर सोलर एनर्जी बहुत कम है, जैसे ग्लेशियर वाले क्षेत्रों में देखो, पहाड़ी क्षेत्रों में देखो, या फिर सर्दियों के मौसम में देखो, तो उस समय बायोमास आपका सामान्यतः कम बनता है, क्योंकि सोलर एनर्जी तो बहुत जरूरी होती है। भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करनी है तो सोलर एनर्जी तो चाहिए। लेकिन अगर वहीं आप रेगिस्तान के क्षेत्र में देख लो, मानसूनी वाले क्षेत्रों में देखो, 0 डिग्री के अक्षांश पे देखो, तो वहाँ पे तापमान अधिक होने के कारण वहाँ पे अच्छी खासी जो है कि क्या होती है, बायोमास होता है, अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है, और उसी को हम जीपीपी कहते हैं। जीपीपी का मतलब मैंने कल की क्लास में बताया था, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, अर्थात जो वनस्पतियों के द्वारा तैयार किया जा रहा है वही टोटल का टोटल जो है कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट होता है। अब उसमें से जो हम यूज करते हैं, जो उपभोक्ता के रूप में होते हैं, चाहे प्राथमिक उपभोक्ता हो चाहे मांसाहारी उपभोक्ता, जो भी हम प्रयोग करते हैं वो कहीं ना कहीं एनपीपी कहलाता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्ट, जो कि ग्रॉस से हमेशा कम होता है। वनस्पतियों का हम सारा का सारा प्रोडक्शन थोड़े खा जाते हैं, कुछ ही तो खाते हैं, जैसे फल खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, भोजन के लिए सब्जियां खाते हैं, जगह जगह कुछ लोग जो है कि पत्तियों का प्रयोग भी करते हैं, कहीं तने का प्रयोग होता है। तो डिपेंड करता है कि जगह पे हम पूरा का पूरा तो नहीं खा रहे ना, तो कुछ ही चीज़ें तो खा रहे हैं, यानी ग्रॉस में से कुछ कटौती हो रही है, नेट हम यूज कर रहे हैं। और जीपीपी जो कि होता क्या है, जीपीपी में अगर आप देखोगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट में कि उपापचयी क्रिया जो कि मेटाबॉलिज्म के बाद बची हुई शेष ऊर्जा को प्राथमिक उपभोक्ता को एनपीपी प्राप्त होती है, जिसको हम लोग नेट प्राइमरी प्रोडक्ट कहते हैं, और मांसाहारियों को सेकेंडरी प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो प्राइमरी प्रोडक्ट किसके पास है? ग्रॉस वाला, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट उत्पादक के पास है, वनस्पतियों के पास है, और वहां से आगे नेट प्राइमरी प्रोडक्ट आता है शाकाहारियों के पास, फिर उसकी आगे मांसाहारियों के पास जो भोजन आता है शाकाहारियों को ग्रहण करने से, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्ट या सेकेंडरी प्रोडक्ट। कुल मिला के प्रत्येक पोषण स्तर पे, पोषण स्तर का मतलब क्या हो गया, उत्पादक के स्तर पे देख लो, शाकाहारी स्तर पे यानी उपभोक्ता हो गया, और फिर मांसाहारी, तो प्रत्येक स्तर पे जो ऊर्जा का संचय है और जो उपापचयी क्रिया के लिए भी इसका प्रयोग होता है। यानी कहीं ना कहीं प्रत्येक पोषण स्तर क्या करता है, 90% अपने पास रखता है यूज करने के लिए, और 10% जो है कि अपने ऊपर निर्भर रहने वाले पोषण स्तर को देता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक प्लांट है, प्लांट अगर मान लो कि 100 जूल अपने पास रख रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसमें से 90 जूल वो अपने लिए रखेगा और 10% जूल क्या करेगा, शाकाहारियों को दे देगा। अब शाकाहारी इसका भी 90% अपने पास रखते हैं और फिर 10% मांसाहारी को देते हैं, जो कि 1% के रूप में बचता है। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि मेटाबॉलिज्म यानी अपने भोजन को पचाने की क्रिया और टोटल अपने पास जो एनर्जी को स्टोर करने के लिए आपको कहीं ना कहीं प्रत्येक पोषण स्तर पे थोड़ी बहुत एनर्जी रखनी पड़ती है, अर्थात कि अपने पास रखना पड़ता है। और इसी को हम एक दिशीय प्रवाह कहते हैं, यानी यूनि डायरेक्शनल फ्लो द्वारा ऊर्जा की उपलब्धता लगातार कम होती चली जाती है, अर्थात प्रथम पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर पे जाते जाते ऊर्जा घटती जाती है। और यही जो 2 लाइनें आपको दिख रही ना, यहाँ से ही पीसीएस के प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स, आरओ के प्रीलिम्स में कई बार प्रश्न बन चुका है कि किस प्रकार से पोषण स्तर में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, क्या 2 दिशा में होता है या 1 दिशा में होता है या बायलेटरल होता है। तो सिंपल सी भाषा है, यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही तरफ होता है, और बढ़ते हुए पोषक स्तर पे इसके ऊर्जा का मान घटता चला जाता है। और इस थियोरी को लैंडमैन ने दिया था 10% थियोरी। यही 2 लाइन से सीधा एक प्रश्न बनता है आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में, तो इसीलिए ध्यान देना। इसको मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पे देखो, कोई भी प्लांट अपने पास एनर्जी प्रोड्यूस करता हो तो 90% अपने पास रखेगा, फिर 10% दे देगा एनपीपी के रूप में प्राथमिक उपभोक्ता, ये अपने पास रखेगा, फिर उसके बाद 1% दे देगा सेकेंडरी
जो उपभोक्ता है। अर्थात जैसे जैसे उपभोक्ता की संख्या में बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी का मान कम होता जा रहा है। ऊर्जा का एक दिशी प्रवाह हो रहा है, लेकिन ऊर्जा की उपलब्धता कैसी हो रही है? कम होती जा रही है। और आगे देखते हैं, भूजैव रासायनिक चक्र में स्थल, जल, वायुमंडल, जैविक समुदाय के मध्य ठोस, तरल, गैसीय अवस्था में भी चक्रीय प्रवाह होता है। भाई आप देखो ना, स्थल मंडल पे आप देख लो, जो भी आपको कार्बन पदार्थ मिल रहा है, फास्फोरस मिल रहा है, सल्फर मिल रहा है, जो भी मिल रहा है। जल मंडल के अंतर्गत देख लो, जल में जो वाटर खुद है, वाटर के साथ और भी बहुत सारे केमिकल्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। वायुमंडल से आपको गैस वगैरह मिलती है, टेम्परेचर मिलता है, हीट मिलती है, ह्यूमिडिटी होती है। और जैविक समुदाय, जो हम और आप, वनस्पतियां, जीव जंतु, मनुष्य रहते हैं, इन सभी के मध्य कहीं ना कहीं ठोस अवस्था में, तरल अवस्था में, गैसीय अवस्था में चक्रीय रोटेशन होता रहता है। आपकी बॉडी में जल क्या है? लिक्विड फॉर्म में है। आप जब वॉशरूम करते हो तो भी लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन हीट पैदा होती है जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वही लिक्विड फॉर्म क्या होती है? गैस के फॉर्म में चली जाती है, यानी वो गैसियस फॉर्म में हो जाती है, ह्यूमिडिटी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। फिर आगे चल के वही पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ के रूप में, ओले के रूप में वर्षा कराता है। तो एक ही घटक का कितने रूप में फॉर्मेशन हो रहा है, और प्रत्येक पोषण स्तर पे पोषक तत्वों का संचयन भी होता है, और इसी को हम कह देते हैं जैव संचयन। ध्यान से समझना, बायो एक्यूमुलेशन इसको हम कह देते हैं, ठीक है? बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं। अर्थात ये आपका क्या कर रहा है? जैव संचयन कर रहा है। कैसे हो रहा है जैव संचयन? समझ में आ रही बात ये मेरी, कि जैव संचयन क्या हो रहा है? प्रत्येक पोषण स्तर पे जो पोषक तत्व इकट्ठे हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं, उसी को तो हम जैव संचयन कर रहे हैं। भाई आप विभिन्न प्रकार के भोजन करते हो, विभिन्न प्रकार के रोटेशन को फॉलो करते हो, अलग अलग तरीके की चीज़ों को यूज़ करते हो, एब्जॉर्व करते हो, मिनरल्स को, खनिज को, बहुत सारी चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में जो संचय हो रहा है, और आपकी बॉडी जैविक घटक है, तो इसलिए उसको जैव संचयन कह दिया गया या बायो एक्यूमुलेशन कह दिया गया। अब यहाँ पे ध्यान देना कि पारिस्थितिकी नियम के अनुसार ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह एवं पदार्थों का चक्रीय प्रवाह से तंत्र की क्रियाशीलता बढ़ती है। भाई जो भी इकोसिस्टम है, अगर उसमें ऊर्जा का एक तो यूनिडायरेक्शनल जो है कि फ्लो हो रहा है, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, धीरे धीरे जो है कि ऊर्जा का यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो रहा है, साथ ही साथ पदार्थ जो भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, या लिक्विड फॉर्म में या ठोस पदार्थों में, उसका चक्रीय प्रवाह भी हो रहा है। यानी एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से पहली जगह रोटेशन हो रहा है उसका एक तरीके से। तो कहीं ना कहीं तंत्र की क्रियाशीलता बढ़ रही है। उस इकोसिस्टम की जहाँ पे जैविक और अजैविक घटकों के मध्य जो इंटरेक्शन हो रहा है, इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। और जिस भी इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी भी बेस्ट मानी जाएगी, वहाँ की इकोलॉजिकल कंडीशन अच्छी होगी। परंतु यहाँ पे परंतु लगाना पड़ेगा, ह्यूमन एक्टिविटी इतनी मेजरेबल हो गई है, यानी ह्यूमन एक्टिविटी इतनी खराब हो गई है, जिसकी वजह से बाह्य कारक यानी प्रदूषण का प्रवेश होना लाजमी हो जाता है। प्रदूषण प्रवेश कर जाता है, और इसके बाद ये पूरी की पूरी प्रक्रिया को क्या करता है? डाउन कर देता है, डाउनफॉल करता है, अर्थात जैव विविधता घटने लगती है। और भू जैव आवर्धन के कारण प्रदूषण का संचयन भी बढ़ता जाता है, और जिससे प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है, यानी क्रियाशीलता आपकी कम होती जाती है। तो आपकी क्रियाशीलता को पॉजिटिव कौन कर रहा था? ऊर्जा का एक दिशी प्रवाह, साथ ही साथ पदार्थों का चक्रीय प्रवाह। अर्थात कि जो पदार्थ है, मेटल्स है, जो भी मिनरल्स हैं, अगर उनका सर्कुलेशन फॉर्मेशन हो रहा है, सर्कुलेशन की तरह चक्रीय प्रवाह हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी बढ़ी हुई है। परंतु अगर किसी कारणवश उसमें कोई प्रदूषण घुस जाता है उस पूरे इकोसिस्टम में, तो पूरी की पूरी प्रदूषण का संचयन होता है और क्रियाशीलता कम होती जाती है। और सबसे ज़्यादा पता है प्रदूषण कहाँ संचय होता है? जो मांसाहारी होते हैं। जैसे जैसे आप जीवों के ऊपर लेवल पर बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे प्रदूषण बढ़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बता दूं, जैसे जो नॉनवेज खाने वाले लोग होते हैं, वो वेजिटेरियन भी होते हैं, ठीक है, शाकाहारी भोजन कर रहे हैं, प्लांट से, पौधों से उन्होंने भोजन ग्रहण किया, थोड़े बहुत उसमें फंगस थे, खा गए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो अधिक से अधिक नॉनवेज को खा रहे हैं, जिसमें मछली हो गई, मुर्गी हो गई, यानी मुर्गे हो गए, मटन हो गया, चिकन हो गया, ये सब हो गए। अब समुद्र में मछली पता नहीं क्या क्या कीड़े मकोड़े खा रही है, उसके पेट में है, आपने खाया एक मछली नहीं 4-5 मछली खा ली, और जीवन भर खा रहे हो, बहुत सारे आपके पेट में प्रदूषण एकत्रित हो गए, जिसे हम कहते हैं प्रदूषणों का संचयन हो रहा। अब मुर्गे वगैरह पोल्ट्री फार्म में बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ
गांव में पालतू मुर्गे होते हैं जो बहुत सारी गंदी चीज़ें भी खाते हैं, उनके पेट में स्टोर हो रही है। फिर आपने कई सारे मुर्गे खा लिए जीवन भर में, बहुत सारी चीज़ हो गई। बकरे जो है कि बहुत सारी चीज़ें खाते रहते हैं जो नाली में, गंदगी में, हर जगह होता है। फिर वो आप खाते हो तो आपके बॉडी में, तो इस तरीके से प्रदूषण का संचयन होता है। और जब आपकी बॉडी का डेथ होता है, जब डिकम्पोजर का काम आता है कार्बनिक पदार्थों का विघटन करना, तो उसे भी बहुत सारे हानिकारक प्रदूषण मिलते हैं। साथ ही साथ आपकी बॉडी जब डिकम्पोज होती है ना, जब प्रदूषण क्या होता है, वायुमंडल में फैलता है। आपकी बॉडी से निकलने के बाद जब आप मर जाते हैं, तो आपकी बॉडी जब डिकम्पोज होती है, धीरे धीरे जो है कि खत्म होती जाती है, घुन जाती है, तो उसमें से प्रदूषण बाहर निकलता है और एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो इसी से हम कहते हैं कि हमारे इकोसिस्टम की जो प्रोडक्टिविटी होती है, क्रियाशीलता, वो घट जाती है। तो सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ कि आपका जो तंत्र है दोस्तों, जो इकोसिस्टम है, उसकी क्रियाशीलता डिपेंड करेगी उत्पादकता पे, क्रियाशीलता डिपेंड करेगी स्थायित्व पे, और स्थायित्व डिपेंड करेगा जैव विविधता पे। इट मीन्स कि अगर आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर है तो आपका इकोसिस्टम भी सस्टेन करेगा, उसकी जैव विविधता भी सस्टेन करेगी, स्थायी रहेगी या फिर वृद्धि करेगी, नकारात्मक नहीं होगी। तो ये टॉपिक आपने समझ लिया कि क्या होता है। यही चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग में समझा रहा था कि जियो बायो केमिकल साइकिल जो होता है, भूजैव रासायनिक चक्र, इसमें आप जैविक संचयन तो कर रहे हो, जितना भी घटक आप खा रहे हो, लेकिन इसी में जब ये प्रदूषण एंट्री कर जाता है ये वाला, तो भूजैव आवर्धन में प्रॉब्लम आती है और कहीं ना कहीं आपकी क्रियाशीलता घट जाती है। तो यहाँ पर देखोगे कि जैव संचयन में क्या हो रहा है, जब ये प्रदूषण घुस रहा था तभी पूरा का पूरा हमारा इकोसिस्टम या बायोडाइवर्सिटी सिस्टम कोलैप्स होने लगा, क्योंकि ये कैसा प्रदूषण है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है या फिर जल में भी अघुलनशील है। अभी इसके बारे में आपको और आगे डिटेलिंग पता चलेगी कि किस प्रकार के प्रदूषण आपके पूरे के पूरे इकोसिस्टम में एंट्री कर रहे हैं। लेकिन अब हम आगे टॉपिक पे चलते हैं। एक निकेत है, नीचे करके या नीचे भी बोल दो, निकेत बोल दो, इससे संबंधित एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है, क्योंकि इसको एक की स्टोन प्रजाति के रूप में माना जाता है जो पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को निर्धारित करता है। की स्टोन प्रजाति सिंपल भाषा में कहूँ तो उसे कहा जाता है जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, और जिसको हटा लिया जाए तो आपकी प्रोडक्टिविटी में गिरावट आनी शुरू हो जाती है। इट मीन्स कि उसके बिना पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो सकता है या डिसबैलेंस हो सकता है। उसी को हम कहते हैं क्या, की स्टोन प्रजाति। अब ध्यान से समझो, ये क्या है, एक फंक्शनल स्पेस होता है, अर्थात कार्यात्मक इकाई होती है, और अपने अस्तित्व के लिए ये पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करती रहती है। जब इसकी प्राप्ति हो जाती है तब ये डेवलपमेंट की ओर बढ़ती है। अच्छा, अपना अस्तित्व कैसे बचाएगी, सर्वाइवल करेगी, तभी तो अनुकूल वातावरण होगा, भोजन होगा और सुरक्षा। जब इन तीनों की अवस्थाएं प्राप्त कर लेगा तब आप कहोगे कि हाँ, ये अपनी सर्वाइव की कंडीशन में आता है। सामान्यतः कहा जाता है, एक प्रश्न आता है कि क्या एक हैबिटेट में एक ही निकेत रहता है या एक हैबिटेट में कई सारे निकेत होते हैं। तो ध्यान से समझना मेरी बात को। देखो, ये जो सर्कल बना हुआ है ना दोस्तों, ये आपका फिजिकल स्पेस यानी हैबिटेट हो गया, और इसमें कई सारे निकेत हैं, लेकिन एक निकेत के स्पेस में केवल एक ही रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, आपका एक बहुत बड़ा घर है जिसको हम हैबिटेट कहते हैं, आवास कहते हैं, लेकिन उस घर में 5 कमरे हैं। एक कमरे में आपके मम्मी पापा रहते हैं, एक कमरे में आपकी सिस्टर रहती है, एक कमरे में आप रहते हो, और एक कमरे में हो सकता है आपके भाई वगैरह भी रहते हो। जनरली क्या होता है, रहते तो सभी लोग एक ही हैबिटेट में, एक ही घर में रहते हैं, परंतु अपने अपने कमरे में एक प्राइवेसी रखते हैं। पसंद ही नहीं करती हैं, चाहे हमारी सिस्टर हो, चाहे हमारे भाई हो, चाहे हमारे फैमिलीज के मेंबर हो, वो पसंद नहीं करते कि आप हमारे कमरे में आओ, क्योंकि आप प्राइवेसी को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। इट मीन्स कि एक चैम्बर में यानी एक जगह पे, एक फंक्शनल स्पेस पे एक ही निकेत रहेगा, एक ही निकेत रहेगा। और हैबिटेट के अंदर तो बहुत सारे निकेत हो सकते हैं। सेम वही एग्जांपल जो मैंने आपको दिखाया कि एक घर में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबके अपने अपने एक पर्सनल स्पेस बने हुए हैं, और उसमें एक से अधिक कोई नहीं आता है, इसीलिए वहाँ पे झगड़े भी होते हैं अगर एक से अधिक लोग आते हैं तो इसी को कहा जाता है निकेत। और यह एक की स्टोन प्रजाति होती है जो हैबिटेट की अर्थात कि इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है। अब आ जाओ यहाँ पे, इसके बारे में पूरा डिटेलिंग अगर हम समझना चाहेंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है
कि आवास पहले हम समझते हैं, आवास किसे कहते हैं, हैबिटेट किसे कहते हैं। यह एक जियोग्राफिकल स्पेस होता है जहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र का विकास होता है, यानी इकोसिस्टम का जहाँ पे डेवलपमेंट होता है, इसी को हम हैबिटेट कहते हैं। और एक आवास में एक से अधिक निकेत रह सकते हैं। मैंने अभी यही तो बताया मेरे भाई, एक आवास का मतलब हो गया एक घर हो गया आपका, और उसके अंदर बहुत सारे कमरे हो गए, 4-5 कमरे हो गए, और उसमें रहने वाले आप लोग अपने अपने कमरों में रहते हो, प्राइवेसी मेंटेन करते हो। लेकिन एक हैबिटेट में तो बहुत सारे लोग रह रहे हो ना, तो एक आवास में एक से अधिक निकेत रहते हैं, यही प्रश्न सीधा पूछा जाता है। और इसका संबंध क्या होता है, क्रियात्मक क्षेत्र में होता है, अर्थात फंक्शनल यूनिट में होता है, मतलब कि अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। और विशिष्ट प्रजाति कोई भी अस्तित्व के लिए वातावरण से अंतःक्रिया करती है, और एक से अधिक प्रजाति नहीं रहती है एक निकेत में। यही तो मैं कहना चाह रहा था उतनी देर से, कि एक हैबिटेट में बहुत सारे निकेत हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके घर में 4-5 कमरे, सभी लोग रह रहे हैं, परंतु एक निकेत अर्थात जो आपका एक सिंगल रूम है, सिंगल कमरा है, उसमें कोई नहीं रहना चाहता है, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि मेरे कमरे के अंदर, मेरे बेड के पास कोई और आके रहे या सोए। ठीक है, प्राइवेसी मेंटेन करते हो। अगर इन केस आपका भाई या आपकी बहन आपके रूम में कब्जा कर लेते हैं, कई बार होता है ना कि जब बहनों की शादी हो जाती है तो भाई क्या करता है, बहनों के रूम को कब्जा कर लेता है। या कई बार होता है कि बहन भाई आपस में प्यार से झगड़ते हैं और आपस में कब्जा कर लेते हैं एक दूसरे के रूम पे। तो जब भी एक से अधिक हो जाएंगे ना, तो एक ही निकेत में होने पर प्रतिस्पर्धा होगी, और जो सक्षम प्रजाति होगी वो उसे रिप्लेस कर देगी कमजोर को। और सामान्यतः भाई और बहनों के झगड़ों में बहन जो है कि ज़्यादा सक्षम होती है, ज़्यादा मजबूत होती है, क्योंकि उसकी तरफ इमोशनल अटैचमेंट फैमिली का ज़्यादा होता है, उसको ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। हालांकि मैं यहाँ रेसिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मत समझना जो गर्ल्स मेरी क्लास को देख रही है तो वो उनको लगेगा कि मैं इनको सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं रेसिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, जो नेचुरली है भाई, लड़कियों से हर कोई फैमिली में प्यार करता है, उनको सपोर्ट करता है, उनकी बातों की थोड़ी केयर करता है, वैल्यू करती है, और लड़कों को वेल्ला समझा जाता है। ठीक है, जो मेरे को भी कभी कभी घर में लोग वेल्ला समझ लेते हैं कि तुम कुछ नहीं करते हो। ठीक, तो सक्षम प्रजाति क्या करती है, अन्य को, कमजोर को रिप्लेस कर देती है। तो कई बार आपके यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ में एक सीधा स्टेटमेंट आता है कि एक आवास में एक से अधिक निकेत रह सकते हैं और एक निकेत में एक से अधिक प्रजाति रह सकती है। दोनों स्टेटमेंट में कौन सा सही है? पहला वाला सही है, क्योंकि भाई एक आवास में एक से अधिक निकेत तो रह सकती हैं, परंतु एक निकेत में एक से अधिक प्रजाति नहीं रह सकती। अगर रहेगी तो प्रतिस्पर्धा होगी और जो सक्षम होगा वो जीत जाएगा, वही रहेगा। इसीलिए सभी पारिस्थितिकी तंत्र में एक कीस्टोन प्रजाति जरूर होती है जो उसकी उत्पादकता और क्रियाशीलता को निर्धारित करती है। उत्पादक स्तर पर हरे वनस्पति आगमन से पूर्व तक अपघटक कीस्टोन प्रजाति के रूप में होते हैं। अब समझो मेरी बात को, उत्पादक स्तर से लेकर हरे वनस्पति के आगमन से पूर्व तक अपघटक ही कीस्टोन प्रजाति। अगर मान लो अपघटक नहीं होते, डिकम्पोजर नहीं होते, तो आप जब मरोगे आपके शरीर को डिकम्पोज कौन करेगा? आपके शरीर से तो फिर स्मेल आने लगेगी आपकी बॉडी से, और अगर उसे डिकम्पोज नहीं किया जाएगा तो जो अजैविक घटक आपके बॉडी से निकलेंगे, जो हमें सर्कुलेशन मिलेगा, जो भूजैव रासायनिक चक्र देखने को मिलता है, वो चीज़ें तो बंद हो जाएंगी, वो सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, और उसकी वजह से हो सकता है कि इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाए। एग्जाम्पल के तौर पर आप गिद्ध को देखो ना, गिद्ध क्या थे? एक तरीके से सोशल वेलफेयर का काम करते थे, सफाई कर्मी के रूप में। जो जानवर वगैरह मर जाते थे, रोडों के किनारे पड़े रहते थे, सड़ते थे, बीमारी पैदा होती थी, उनको गिद्ध खा खा के निपटा देते थे, यानी बीमारी को कम करते थे, सोशल प्रॉब्लम को कम करते थे, पॉल्यूशन को कम करते थे। तो इसका मतलब गिद्ध क्या हो गया? हमारी सोसाइटी के कीस्टोन प्रजाति हो गए, जिसकी खाने से जो मांस को खा जा रहे थे, जानवरों के, मरे हुए जानवरों को मांस खा जा रहे थे, जिसकी वजह से जो बीमारी हो सकती थी वो बीमारियां अब नहीं हो रही हैं। लेकिन अब गिद्ध तो नहीं है, तो बहुत सारा आप देखोगे कई बार सड़कों के किनारे कुत्ते, जानवर, बिल्ली, गाय, बैल, भैंस मरे हुए पड़े रहते हैं, और वहाँ के आसपास से जब गुजरते हो ना तो बहुत बुरी स्मेल आती, इवन कि बहुत सारे कीड़े मक्खियाँ बजाती रहती हैं, यानी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और बहुत ज़्यादा बीमारी फैलने के आसार हो जाते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि गिद्ध हमारे लिए क्या थे? कीस्टोन प्रजाति थे। ऐसे ही हमारे सोसाइटी में हरे वनस्पतियां भी कीस्टोन प्रजाति। अगर हरे वनस्पतियां नहीं होंगी तो भोजन कैसे मिलेगा हमें? हम कब तक मांस को खाएंगे? हमें कभी तो रोटी, सब्जी, दाल, चावल, नेचुरल चीज़ चाहिए होगी ना। तो इसका मतलब है हरे वनस्पति भी हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस किए हुए हैं। ये भी क्या हो गए? कीस्टोन प्रजाति हो गए। और यहाँ पे आप देखोगे कि अपघटक जो होते हैं ये कीस्टोन प्रजाति होते हैं, जो कार्बनिक पदार्थों का विघटन करके अन्य जीव जंतुओं को पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि ये मिनरल्स के रूप में तोड़ते हैं।
आपके कार्बनिक पदार्थों को, जहाँ से सल्फर निकालेंगे, तांबा निकालेंगे, आपके मिनरल्स निकालेंगे, वाटर निकालेंगे, पोषक तत्व निकलेंगे, प्रोटीन निकलेंगे, ये सभी पोषक तत्व उपलब्ध हो जाते हैं दूसरे को, और यही तो मिट्टी में जाके जम जाते हैं, मतलब मिट्टी में जाके स्टोर हो जाते हैं, फिर प्लांट को मिलने लगते हैं। वनस्पति आगमन के पश्चात पारिस्थितिकी तंत्र के विकास और क्रियाशीलता में इस कीस्टोन की महत्वपूर्ण भूमिका बढ़ गई। अच्छा, संकटग्रस्त प्रजाति भी पारिस्थितिकी तंत्र की क्रियाशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, और इसीलिए इसको कीस्टोन मानकर ही उसका संरक्षण किया जाता है। आप देखो ना, गिद्ध के संरक्षण का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जा रहा है, बहुत सारे आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिनको हम सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब हम उसके लिए चाहे साइट्स के नॉर्म्स को फॉलो करें, या फिर हमारा जो वन्यजीव पर्यावरण अधिनियम है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है, उसको फॉलो करें, या WWF को फॉलो करें, किसी को भी आप फॉलो कर सकते हो। कई सारे प्रिकॉशन होते हैं ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया लेवल पे नियम्स होते हैं, जहाँ पे हम इन्हें कीस्टोन प्रजाति को मानकर संरक्षण करते हैं, क्योंकि ये संकटग्रस्त हैं। अगर इनका विलोपन होने लगेगा, अगर ये विलुप्त हो जाएंगे तो बहुत सारी समस्याएं आएंगी। आज आप शहरों में देखो, कौवे विलुप्त हो चुके हैं। अब कभी आपने सुना है कि सी फॉर क्रो पढ़ाते हैं? कभी सी फॉर कैट हो गया, क्योंकि बिल्ली आज भी है, लेकिन जो चीज़ विलुप्त हो चुकी है उसकी भाषा भी विलुप्त हो जाएगी। पहले हम लोग पढ़ते थे, सी फॉर क्रो पढ़ते थे, कौवा पढ़ते थे, लेकिन आज नहीं पढ़ते। पहले कौवे की कहानी पढ़ते थे, प्यासा कौवा, लोमड़ी और कौवे की कहानी पढ़ते थे, आज नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि जो प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं हमारे समाज से, जिनके बारे में लोगों को अब जानकारी ही नहीं है, तो उसकी कहानी पढ़ाने का क्या मतलब है? जिस बच्चे ने, जो कक्षा 4-5 में है, जिसने आज तक कभी कौवे को नहीं देखा अपने घर और स्कूल के चक्कर में, घर से आया स्कूल, स्कूल से आया घर, घर से गया कोचिंग, फिर आया सो गया, फिर स्कूल, इस भाग दौड़ में उसने कभी कौवे नहीं देखे दोस्तों, तो वो क्या ही कौवे की कहानी पढ़ेगा, जिस जानवर को उसने पहचाना ही नहीं। आजकल तो गांव में भी बहुत सारे कौवे कम हो गए हैं। जब पिंडदान किया जाता है ना, पिंडदान, जो हमारे पूर्वज जो गुजर चुके होते हैं, हम उन्हें भोजन खिलाते हैं। एक श्रावण मास के आसपास का एक महीना होता है जिसे हम लोग कहते हैं पितृदान करना, ठीक है। तो उस समय हम कौवे का आगमन की बात करते हैं, भाई कौवा आएगा, इसका मतलब है कि उसमें हमारे पूर्वज होते हैं। पहले तो ये भी होता था ना कि कौवे अगर आपके घर की दीवारों पे कहीं पे आवाज़ लगा रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपके यहाँ आगमन होने की सूचना है, कि कोई ना कोई अतिथि आने वाला है या मेहमान आने वाला है। लेकिन आज नहीं है, तो ये भी कीस्टोन प्रजाति के तौर पे होने चाहिए थे, लेकिन कौवे का तो संरक्षण नहीं होता है। कौवे का संरक्षण कभी सुना है? ज़्यादा नहीं सुना होगा। इसका मतलब है कि उसके न रहने पे भी हमारे इकोसिस्टम को कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु गिद्ध के न रहने पे देखो पड़ रहा है, इसलिए गिद्ध का संरक्षण हम लोग कर रहे हैं। हाथियों के न रहने पे पड़ेगा, इसलिए हम हाथियों का संरक्षण कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि जो हमारी इकोसिस्टम को प्रतिकूल प्रभाव डालता है, इसको हम सुरक्षित करते हैं कीस्टोन प्रजाति मान के। तो यहाँ पे आपने इन 2 टॉपिक्स को समझ लिया। अब हमारा अगला जो टॉपिक, उसका नाम है बायोटिक सक्सेशन, क्योंकि यहाँ से भी एक प्रश्न डायरेक्टली बन जाता है। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर आप एनवायरनमेंट के जो टॉपिक पढ़ा रहे हो उसमें फैक्ट नहीं मिल रहा है, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली पीसीएस के एग्जाम से पूछी जाती है। तो मैंने कल की क्लास में भी कहा था, और आज एक बार फिर रिपीट करूंगा, कि ये आपके प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आप अपनी समझ को विकसित करोगे, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे, जो आप किताबों में पढ़ते रहते हो। परीक्षावाणी को पढ़ोगे, घटना चक्र को पढ़ोगे, इराक भरूचा की बुक पढ़ोगे, और बहुत सारी बुकें पढ़ोगे, सिंघानिया की बुक पढ़ोगे, लेकिन चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती माइंड में। हमारे एक माइंड में ब्लूप्रिंट नहीं बैठ पाता है कि हमें किन चीज़ों को पढ़ना है, यानी इस टॉपिक में हम कहाँ से शुरुआत करें और कहाँ ले जाके ख़त्म करें। ये जो ब्लूप्रिंट नहीं बन पाता है ना, इसी चीज़ को हमें तैयार करना है। क्या करना है? इसी चीज़ को हमें तैयार करना है, जो इसमें सिनॉप्सिस के तौर पे, आपको समरी के तौर पे ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पर अब हमें ये देखना है कि जो बायोटिक सक्सेशन का मतलब क्या होता है। भाई किस प्रकार से प्रजातियाँ धीरे 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 आज के स्वरूप तक पहुँची हैं। कभी तो रहा होगा कि कुछ प्रजातियों में संघर्ष भी हुआ होगा, है ना। और जब प्रजाति पहली बार आई होगी, चाहे वो प्लांट की हो, जीव जंतुओं की हो, या फिर छोटे छोटे कीट पतंगों की हो, कीड़े मकोड़े की हो, या फिर मनुष्य की ही क्यों ना हो, जब भी वो आई होगी तो प्रकृति से उसका संघर्ष हुआ होगा, जीव जंतुओं से भी हुआ होगा, अलग अलग जो है कि प्रजातियों से संघर्ष हुआ होगा। और इस दौरान जो विजयी रहा वही अपनी प्रजाति को बढ़ाता चला गया। इसी को हम कहते हैं जीवीय अनुक्रमण, अर्थात यह एक सतत प्रक्रिया है, कभी भी खत्म नहीं होने वाली, एंडलेस प्रोसेस है, जिसमें अगर आप देखोगे एक होता है प्राथमिक
प्राथमिक जीवी अनुक्रमण, इसमें जो पार्टिसिपेट करती है कम्युनिटी उसे हम कहते हैं पायोनियर समुदाय। और दूसरा होता है एक जीवी अनुक्रमण जो कि द्वितीय जीवी अनुक्रमण होता है, जिसके 5 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है न्यूडेशन, अभी मैं आगे बताऊंगा, वनस्पति विहीन सतह। दूसरा होता है इन्वेजन यानी अतिक्रमण। तीसरा होता है कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा। फोर्थ होता है रिप्लेसमेंट, इट मीन्स की प्रतिस्थापन। और फिफ्थ नंबर पे होता है एस्टैब्लिशमेंट, यानी जो प्रजाति जीत जाती है वो स्थापन कर लेती है। अच्छा, अगर ये प्रक्रिया अपने आप हो रही है, नेचुरल तरीके से हो रही है, समय के साथ हो रही है, तो उसे हम ऑटोजेनिक कहते हैं। और अगर ये प्रक्रिया ह्यूमन एक्टिविटी से या किसी भी वजह से बाह्य कारकों से हो रही है तो उसे हम एलोजेनिक कह देते हैं। तो ऑटोजेनिक और एलोजेनिक दोनों में अंतर आपको क्लियर होना चाहिए। अब इसमें जो जीवी अनुक्रमण में जो जैविक घटक पार्टिसिपेट करता है ना, जो जैविक घटक, ध्यान से समझना, जीवी अनुक्रमण लिख रहा है, जीवी का मतलब जीव होगा, कोई ना कोई जैविक घटक होगा जिसमें सांस लेने की प्रक्रिया सब कुछ होगी। ये जो पार्टिसिपेट करते हैं इनको सीरी कहा जाता है। ये वो सीरी नहीं है जो आईफोन में होती है, हे सीरी, ये सीरी क्रमक होते हैं। और अगर ये चट्टानों पर अगर पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, यानी कि चट्टानों पर जो है कि जीवी अनुक्रमण कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं लिथोसीरी। और अगर ये जल भराव वाले जो दलदली क्षेत्र होते हैं अगर उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोसीरी। और अगर ये मरुस्थलीय क्षेत्र में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसको जीरोसीरी बोलते हैं, जायरोसीरी या जीरोसीरी। तो सीरी क्या है? सीरी एक जीवी अनुक्रमण है, अर्थात कि एक क्या है, मतलब जैविक घटक है जो इसमें पार्टिसिपेट करता है। आओ डिटेल से पढ़ लेते हैं दोस्तों। देखिए, जीवी अनुक्रमण पारिस्थितिकी तंत्र विकास से संबंधित एक अनुत्क्रमणीय सतत प्रक्रिया है, सस्टेन प्रक्रिया है। और प्रक्रिया में पार्टिसिपेटरी जो जैविक समुदाय होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम क्रमक बोलते हैं, या इन शॉर्ट सीरी बोल देते हैं। जो क्रमक प्रक्रिया अंत में अस्तित्व बनाए रखने में सक्षम होते हैं उन्हें हम चरम समुदाय कहते हैं। जिसका सीधा सीधा उदाहरण अगर मैं आपको कहूं तो जंगल क्या है दोस्तों? चरम समुदाय हैं। आप किसी भी स्थिति में देखो, जंगल ही जीतेंगे, जंगल ही जीतते हैं इस अस्तित्व को बनाए रखने में। अगर मान लो किसी भी नवनिर्मित सतह पर पायोनियर समुदाय आगमन होता है तो प्राथमिक जीवी अनुक्रमण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वहीं पे पूर्व निर्मित अगर कोई पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो गया और उस पर द्वितीय जीवी अनुक्रमण प्रक्रिया स्टार्ट होती है। आप कहने का मतलब क्या, जैसे मान लो कि कोई चट्टान वगैरह है जो अभी चट्टान से धीरे धीरे मृदा बन रही है या मिट्टी बन रही है, जो भी है, इस पे जो पहली बार, जबकि इस पे कभी भी कोई इकोसिस्टम डेवलप हुआ ही नहीं था, पहली बार हो रहा है, कभी नहीं हुआ था, पहली बार हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे पायोनियर कम्युनिटी यानी पायोनियर समुदाय। लेकिन अब मान लो कोई इकोसिस्टम बना बनाया जहाँ पे हरे पेड़ पौधे भी हैं, जीव जंतु में सभी कुछ है, लेकिन किसी बाह्य कारण की वजह से या पारिस्थितिकी असंतुलन की वजह से या बाढ़ आ जाने की वजह से, प्राकृतिक आपदा हो जाने की वजह से वो चट्टान कैसी हो गई? विहीन हो गई, सतह विहीन हो गई। वो सतह यानी नग्न अवस्था में आ गई, जहाँ पे ना पेड़ पौधे बचे, ना कोई जीव जंतु बचे, लाखों साल तक वहाँ कोई भी पैदा नहीं हुआ। फिर अचानक से एक प्रक्रिया होती है जो पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन पे, तो उसे हम कहते हैं द्वितीय जीवी अनुक्रमण। और इसमें अगर आप देखोगे तो इस प्रक्रिया में नेचुरल और मानव जनित कारक प्रभाव से होते हैं, क्योंकि भाई दूसरी बार हो रहा है ना, दूसरी बार द्वितीय जीवी अनुक्रमण होने का मतलब है कि आपके पहले से ही पारिस्थितिकी तंत्र थी लेकिन अब असंतुलित हो गई है। कोई स्थान जब वनस्पति विहीन क्षेत्र में चेंज होता है, कोई स्थान पहले से इकोसिस्टम था लेकिन अब वो वनस्पति विहीन क्षेत्र में चेंज हो गया, तो उसे हम क्या कह देते हैं? न्यूडेशन कहते हैं, यानी नग्न अवस्था कहते हैं। इस प्रक्रिया में विभिन्न प्रजातियों का अतिक्रमण होता है। बहुत सारी प्रजातियां आती है एक साथ, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, चाहे मनुष्य हो। हर प्रजाति सोचती है कि इस जगह पे हमारा वर्चस्व हो जाए, और ऐसे में हर एक प्रजाति क्या होती है? अपने में स्पर्धा करती, प्रतिस्पर्धा करती है, और जो प्रजाति सक्षम होती है वो अन्य को रिप्लेस कर देती है और स्वयं को परमानेंटली शिफ्ट कर देती है। और इसी प्रक्रिया चक्र में चरम समुदाय के आगमन तक चलता रहता है। वृक्षों का जो समूह होता है यानी वन यानी फॉरेस्ट, यही एक चरम समुदाय का सबसे इम्पॉर्टेंट उदाहरण होते हैं। तो समझ में आ गया जीवी अनुक्रमण की प्रक्रिया क्या होती है। बायोटिक सक्सेशन से रिलेटेड जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो क्या होते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करने वाला सीरी क्या होता है, जैविक घटक होता है, पायोनियर समुदाय क्या होते हैं, फिर ये न्यूडेशन, इन्वेशन, कंपटीशन क्या होता है। इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं कि जब भी पायोनियर समुदाय कभी भी आते हैं तो ये मान के चलो कि पहली बार वो किसी चट्टान या किसी सतह पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है। लेकिन इन सभी के सहयोग से जब एक इकोसिस्टम डेवलप हो चुका होता है, लेकिन किसी कारण से, चाहे वो बाह्य कारण होता है, प्राकृतिक कारण होता है, चाहे मानव जनित कारण होता है, उसकी वजह से जब पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? सतह विहीन हो जाता है, यानी वनस्पति विहीन सतह हो जाती है जहाँ पे वनस्पतियाँ समाप्त हो गई। अच्छा ये बताओ, हमारा जीवन का अस्तित्व तभी तक तो है जब वनस्पतियाँ हैं, और अगर किसी ऐसे क्षेत्र में वनस्पतियाँ ही खत्म हो गई तो आप जीवित रह पाओगे? ऑक्सीजन की कमी,
खाने पीने की कमी, भोजन की कमी हो जाएगी, तो हर एक व्यक्ति भी मर जाएगा। यानी इकोसिस्टम तो था पहले से, लेकिन हमने इंडस्ट्री को इतना प्रमोट करने के चक्कर में सारे जंगल काट डाले। धीरे धीरे हमने सारे पेड़ काट दिए और कोई पेड़ लगाना उचित नहीं समझा, क्योंकि हर जगह तो हमें शहर बसाना है, हर जगह में कस्बा बसाना है, हर जगह में इंडस्ट्री लगानी है, जिसकी वजह से कोई प्लांट लगा ही नहीं। अब वो क्या हो गया, इकोसिस्टम वनस्पति विहीन हो गया, म्यूटेशन हो गया। अब यहाँ पे विभिन्न प्रकार की प्रजातियां आएंगी, अतिक्रमण करेंगी इन क्षेत्रों का, और ऐसे में उन विभिन्न प्रजातियों के बीच में कंपटीशन होगा, प्रतिस्पर्धा होगी, और रिप्लेसमेंट किसका होगा, जो ताकतवर होगी वो कमजोर को रिप्लेस कर देगी, भगा देगी, खत्म कर देगी, और जो ताकतवर होगी वो अपना एस्टैब्लिशमेंट, वर्चस्व स्थापित कर लेगी। और इस पूरी प्रक्रिया में जो पार्टिसिपेट करता है उसे हम सीरी कहते हैं, यानी क्रमक कहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन बार बार आपसे आता है जीवी अनुक्रमण का, अब यहाँ से ये चीजें आपकी गलत नहीं होंगी। अब हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा अगली क्लास में, क्योंकि दोस्तों मैं आज रात 1:30 बजे जो है कि क्लास बना रहा हूँ, क्योंकि ताकि आपको मॉर्निंग में जो क्लास देख रहे हो ना, जो अभी रात बीती मैं उस रात में बना रहा था। और सच बताऊं, रात 1:30 बजे आंखें इतनी थक चुकी थी कि अब आगे क्लास बनाने का मन नहीं कर रहा था। और वैसे भी नया टॉपिक हमारा शुरू हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना अब नए टॉपिक को नए सिरे से शुरू करें। क्योंकि अक्सर आप लोग भी क्या करते हो ना कि स्टार्टिंग में तो वीडियो को देख लेते हो, तो 4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट कि हाँ इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन फिर भी उसे क्या करते हो, सोचते हो चलो बाद में ज्वाइन कर लेते हैं, बाद में हम देख लेंगे, और फिर वो बाद का बाद ही हो जाता है, फिर आप देख नहीं पाते हो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लेक्चर को पूरा देखा करो, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाए। चीज़ें समझ में आना ही तो आपका, मेरा उद्देश्य है। अगर मैं इतना एफर्ट कर रहा हूँ और आपको चीज़ें ना समझ में आए, तो फिर मेरा एफर्ट का कोई मतलब नहीं ना, एफर्टलेस हो गया भाई। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर हमें उसमें कोई आउटपुट नहीं मिल रहा, पॉजिटिव आउटपुट नहीं मिल रहा, तो बेकार है फिर। तो मैं अगर रात में क्लास बना रहा हूँ तो इसीलिए तो एफर्ट कर रहा हूँ कि आप भी कम से कम उस पूरी क्लास को देखिए, ताकि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। और अगर आप उसे आधा अधूरा देख रहे हो, 2-4 मिनट देख रहे हो, सोच रहे हो बाद में देखेंगे, फिर वो बाद के चक्कर में लगातार मेरी क्लासेज आ रही हैं और आप पेंडिंग करते जा रहे हो, तो फिर आपका नुकसान है। तो ये गलती मत करिए। कल हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, यानी हमारी जो पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता है, जो अभी तक हमने पूरा पढ़ा, उसको इन शॉर्ट करके हम डिटेलिंग से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम इसी में फूड चेन और फूड वेब को पढ़ेंगे। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे इसका जो इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं, जो ऊर्जा का पिरामिड होता है, जैवभार का पिरामिड होता है, संख्या का पिरामिड होता है, जो डायरेक्टली आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सभी चीज़ों को हम लोग कल की क्लास में डिस्कशन कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो यहाँ तक देखी होगी तो लाइक कर देना दोस्तों, क्योंकि पसंद आई होगी तभी आपने यहाँ तक देखा है। और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर इसकी PDF को आप परचेस करना चाहते हो तो 8527594636 ये हमारी टीम का व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप केवल मैसेज करिएगा, कॉल से कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। मैसेज के थ्रू आप वहाँ पे तपस्या नोट्स, लक्ष्य भेद नोट्स, परिणाम नोट्स, सभी की जानकारी आप ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।